हाय फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं अपने इस लेसन के आखिरी टॉपिक पे जो कि है विलयन। तो अब हम पढ़ेंगे विलयन यानी सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है विलयन? जब भी हम किसी भी ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में घोलते हैं तो वो विलयन बन जाता है। जैसे चीनी ठोस है, उसको आप पानी में घोलोगे तो वो क्या बन जाएगा? चीनी और पानी का विलयन या चीनी और पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारा जो विलयन बना, इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए। विलयन के दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? पहला होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, विलायक और विलेय दोनों मिलके विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और पानी का हम उदाहरण लेते हैं तो चीनी क्या होगा? चीनी इज विलेय और पानी इज विलायक। तो चीनी और पानी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? चीनी और पानी का विलयन बनाएंगे। तो चीनी क्या हो जाएगी? विलेय और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि विलयन किसे कहते हैं। जब भी हमारे पास किसी ठोस पदार्थ को हम किसी द्रव पदार्थ में घोलते हैं और वो उसमें अच्छे से घुल जाता है तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उस पदार्थ का विलयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन। ठीक है, जो भी हम इस तरह के विलयन बनाते हैं। तो विलयन क्या हो गया? किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पदार्थ है, पदार्थ इज विलेय और द्रव जो है वो क्या है? विलायक। तो विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। तो कितने टाइप के विलयन होते हैं? देखिए, हर किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है और उसी के आधार पे विलयन अलग अलग प्रकार के बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सांद्र विलयन। जैसे कि इसका नाम है सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें नमक घोलते जाइए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। तो क्या होगा? एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उस पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा नमकीन लगेगा। ठीक है, तो यानी उस पानी में विलेय की मात्रा, विलेय यानी नमक है यहाँ पर हमारा विलेय, तो उसकी मात्रा विलायक यानी पानी की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी एक ग्लास पानी में बहुत ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि आपने 10-12 चम्मच उसमें नमक की मिला दी, तो उस पानी में पानी की मात्रा कम और नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा और विलायक की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा विलायक की मात्रा कम, वो हो गया सांद्र विलयन। अब दूसरा आता है तनु विलयन। तनु मतलब क्या होता है? डाइल्यूट। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। जैसे वही चीनी और पानी का उदाहरण लेते हैं या नमक और पानी का उदाहरण लेते हैं। अगर आपने एक ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक डाला, ठीक है, या आधे चम्मच से भी कम, एक चुटकी नमक डाल दिया मान लीजिए, तो वो कैसा हो जाएगा? नमक और पानी का तनु विलयन हो जाएगा। तो हमने नमक और पानी के दो तरह के विलयन बनाए। एक ऐसा जिसमें नमक बहुत ज्यादा था और उसकी तुलना में पानी कम था, तो वो हो गया नमक और पानी का सांद्र विलयन। और दूसरा हमने बनाया नमक कम और ज्यादा पानी वाला। नमक कम और ज्यादा पानी वाला होने की वजह से वो हो जाएगा नमक और पानी का तनु विलयन। ठीक है, तो विलयन के दो प्रकार हो गए, एक हो गया तनु विलयन और एक हो गया सांद्र विलयन। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सांद्र विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी विलायक में हम क्या करते हैं? विलेय पदार्थ की बहुत ज्यादा मात्रा घोल देते हैं, तो वो उसका सांद्र विलयन बन जाता है। लेकिन अब कितनी मात्रा घोल सकते हैं हम किसी विलेय की विलायक में? जैसे मान लीजिए नमक और पानी का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें नमक आप घोलते जा रहे हैं, तो नमक का हमारे पास सांद्र विलयन बन गया, ठीक है। लेकिन कितना नमक घोल सकते हैं आप? क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उस पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पानी की क्षमता जो है ना नमक को घोलने की, वो समाप्त हो जाएगी। तो इस स्टेज पे जब विलयन आ जाएगा, या इस अवस्था में जब विलयन आ जाएगा, तो उसे हम विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं, और ऐसे विलयन को ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब किसी निश्चित तापमान पर, अब ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संतृप्त विलयन कब बनता है, किसी निश्चित तापमान पर बनता है। जैसे आप ऐसे ही कमरे में अगर बना रहे हो तो रूम टेम्परेचर पे बना रहे हैं, ठीक है, साधारण तापमान पे बना रहे हैं, तो किसी भी की विलयन की जो संतृप्त अवस्था है वो किसी निश्चित तापमान पर ही आएगी। जब तापमान को हम बदलेंगे तो संतृप्त अवस्था भी बदल जाएगी, ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घुल सके, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पे आप ग्लास में नमक घोलते जा रहे हो पानी लेके, ठीक है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब उस ग्लास में आप और घोलने की कोशिश करोगे तो भी वो नमक और नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेज को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन वाली अवस्था कहेंगे, या इस विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को किसी निश्चित ताप पर ज्यादा ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब संतृप्त विलयन की क्या क्या खूबियां होती हैं या इसकी क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहला, संतृप्त विलयन में तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसीलिए लिखा गया निश्चित तापमान पर ही कोई विलयन संतृप्त बनता है। अगर आप तापमान बदल दोगे तो उसके संतृप्त विलयन बनने की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। जैसे नमक और पानी का अगर हम विलयन बना रहे हैं, उसका हमने संतृप्त विलयन बना दिया, यानी साधारण तापमान पे अब देख लिया और नमक घोल रहे हैं तो उसमें और अधिक नमक नहीं घुल रहा है। लेकिन अगर इसे गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि आप उसमें नमक की और ज्यादा मात्रा फिर घोल पाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम तापमान को बढ़ाएंगे तो पदार्थ को घोलने की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा जिस समय वो पदार्थ या विलयन जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो विलयन के ठंडे होने पर जो एक्स्ट्रा नमक हमने घोला था वो सारा का सारा इस विलयन की तली में या इस बर्तन की तली में सारा का सारा बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि तापमान को कम करने पर पदार्थ की ये मात्रा विलयन की तली में या विलयन की या पात्र की तली में जमा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि संतृप्त विलयन वो हो गया जिसमें कि हम पदार्थ की और अधिक मात्रा को साधारण तापमान पे नहीं घोल सकते, लेकिन अगर उस विलयन को गर्म करें तो हम पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं। और ठंडा करने के बाद क्या होगा कि जो भी मात्रा हमने अधिक घोली थी वो सारी की सारी बर्तन की तली में या पात्र की तली में जमा हो जाती है। तो ये खूबी है इसकी संतृप्त विलयन की, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा सा संतृप्त विलयन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उसे उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक मात्रा में पदार्थ को घोला जा सकता है। और जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अब ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर आप एक बर्तन में जल लें और उसमें नमक घोलना शुरू करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप नमक की एक निश्चित मात्रा उस जल में घोल सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें चीनी घोलना शुरू करोगे तो चीनी की मात्रा नमक की मात्रा से अलग होगी, यानी जितना नमक आपने घोला उतनी ही चीनी आप उस पानी में घोल पाए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा है कि नमक की अलग मात्रा उस जल में घुलेगी और चीनी की अलग मात्रा जल में घुलेगी। एक की ज्यादा मात्रा घुल सकती है, एक की कम मात्रा घुल सकती है। तो ये पदार्थ के जो कण है उनके आकार पे निर्भर करता है कि किसकी मात्रा ज्यादा घुलेगी। जैसे चीनी के कण जो है वो आकार में बड़े होते हैं, तो चीनी को जब आप पानी में घोलोगे तो संतृप्त विलयन जो है वो चीनी की कम मात्रा से ही बन जाएगा। लेकिन नमक के कण आकार में छोटे होते हैं ना, तो इसलिए आप नमक की ज्यादा मात्रा घोलोगे तब उसका संतृप्त विलयन बनेगा। यानी कि जल जो है वो हर पदार्थ की अलग अलग मात्रा को घोलता है घोलने में। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना चीनी घोले उतना ही नमक भी घोले, या जितना उसमें कोई आप एक पदार्थ घोल रहे हो दूसरा पदार्थ भी उतना ही घुले, ऐसा नहीं होता। जल में हर एक विलेय की अलग अलग मात्रा घुलनशील
होती। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास लेकर जल्दी से आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको और ज्यादा स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पर आपके लिए बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस भी हमने अपलोड किए हैं, तो आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।